इसराइल अपने डिफेंड के नाम पर फ़लस्तीनी आवाम की जान ले रहा है। कितने वीडियो सामने आए, कितने वीडियो आ रहे हैं, ये भी एक देखते हैं। आइए इसके बाद मैं बात करता हूँ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस टाइम एक दर्दनाक वॉर चल रहा। हमास की तरफ से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं तो इजराइल गाजा के रिहायशी इलाकों को कब्रिस्तान बनाने में लगा हुआ है। डिफेंस के नाम पर सिविलियन की जान ले रहा, उनके घरों को तबाह कर रहा। इजरायली मिनिस्टर योव गैलेंट के मुताबिक इजराइल गाजा को कंप्लीट सीज कर रहा, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, वाटर जैसी चीजों पर रोक लगा रहा, जिस वजह से न सिर्फ इंसानों की मौत हो रही बल्कि इंसानियत भी दम तोड़ती दिखाई दे रही। ऐसे में फिलिस्तीन के फेवर में रहने वाले लोग मुस्लिम वर्ल्ड से एक उम्मीद रखते हैं कि तैयब अर्दगान फिलिस्तीन के सपोर्ट में आएंगे और फिलिस्तीन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सऊदी अरब फिलिस्तीन के राइट्स के लिए इजराइल के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा और छोटा सा इजराइल उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुस्लिम वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन OIC फिलिस्तीन के फेवर में सभी 57 मेंबर कंट्रीज के साथ कोई रेजोल्यूशन पास करेगा और इजराइल घुटनों पर आ जाएगा। मुस्लिम वर्ल्ड के पास दुनिया का कंट्रोल है क्योंकि उनके पास तेल है और अगर वो दुनिया की ऑयल सप्लाई बंद कर देंगे तो इससे दुनिया ठप हो जाएगी और फिर फिलिस्तीन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यही उम्मीद फिलिस्तीनियों को भी होती है कि मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल के अगेंस्ट उनके साथ खड़ा होगा। बट इवेंचुअली होता क्या है, इजराइल फिलिस्तीन पर अटैक करता है। इजरायली एयर स्ट्राइक में फिलिस्तीनी इलाके खंडहर में बदलते जाते हैं। फिलिस्तीनी बच्चे एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं। उनके माँ बाप मलबों के नीचे से दबे अपने बच्चों की डेड बॉडी अपने हाथों से निकालते हैं। और इस तरह फिलिस्तीन की तबाही और इजराइल के आतंक का एक और चैप्टर फिलिस्तीन की हिस्ट्री के साथ जुड़ जाता है और यही 1948 से लेकर अब तक चलता आ रहा। और फिलिस्तीनियों की मुस्लिम वर्ल्ड से उम्मीद बस उम्मीद बन के रह जा रही। मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल के आतंक को क्रिटिसाइज तो करता है, कभी कभार वार्न भी करता है कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पाता है। जबकि दूसरी तरफ इजराइल को तगड़ा सपोर्ट मिलता है। जरूरत पड़ने पर अमेरिका जैसी कंट्री मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती है, जैसा कि अभी एडवांस यूएस वेपन का शिपमेंट अमेरिका से इजराइल पहुंच भी चुका है। ऐसे में सवाल आता है कि फिलिस्तीन को लेकर मुस्लिम वर्ल्ड से लगाई गई उम्मीदों की सच्चाई क्या है, तैयब अर्दगान के तुर्की का इजराइल के साथ कैसा रिलेशन है और सऊदी अरब OIC की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इजराइल को क्रिटिसाइज करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। समझते हैं आज की वीडियो में। अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तो न्यूज आई, इजराइल ने गाजा के किसी हॉस्पिटल पर अटैक कर दिया है और 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। और ये जो ह्यूमन राइट्स का टंका पीटने वाली कंट्री है वो सब इजराइल की इस जेनोसाइड में एक साथ खड़ी है। लेकिन मुस्लिम कंट्री अभी भी सिर्फ ट्वीट से काम चला रही है। इनकी खामोशी की वजह क्या है, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। पहले बात करते हैं टर्की की, वही टर्की जहां तैयब अर्दगान नाम का एक इंसान रहता है। मुस्लिम कम्युनिटी तैयब को मुस्लिम वर्ल्ड के नायक के तौर पर देखती है और देखे भी क्यों ना, क्योंकि जब भी कहीं मुस्लिम एथिक्स को टारगेट किया जाता है तो तैयब अर्दगान साफ साफ वर्ड में उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और इसी तरह इजराइल को लेकर उनका स्टैंड हमेशा से इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा। वो हमेशा से इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट भी देते रहे, जिस वजह से मुस्लिम वर्ल्ड और खास करके फिलिस्तीनी उनसे काफी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि तैयब आएंगे और फिलिस्तीन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब आइए आपको एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। इजराइल बनने से लेकर फिलिस्तीन पर उसके जुल्म की सारी कहानी इस वीडियो में मैंने बताई हुई है। कैसे इजराइल बना, कैसे अमेरिका और ब्रिटेन उसके सपोर्ट में रहे, इस वीडियो का एक हिस्सा पहले आप सुने। 29 नवंबर 1947 ये वो डेट होती है जब यूनाइटेड नेशन एक रेजोल्यूशन 181 अडॉप्ट करता है और फिलिस्तीन को 3 हिस्से में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक हिस्सा फिलिस्तीनी अरब लोगों को दिया जाता है, एक हिस्से को इजराइल बना दिया जाता है और एक हिस्सा जहां बैतुल मुकद्दस मौजूद है, जिसे यरूशलेम कहा जाता है, उसे यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा जाता है। और उस टाइम के अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन इजराइल को एज अ नेशन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अगले ही साल यानी 1948 में इजराइल अपनी आजादी का ऐलान करता है और 1948 को डेविड बेन गुरियन इजराइल स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट की अनाउंसमेंट कर देते हैं। 1948 में इजराइल बनने के बाद अमेरिका, जिसने सबसे पहले इजराइल को एज अ नेशन एक्सेप्ट किया। लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि मुस्लिम वर्ल्ड में इजराइल को एज अ नेशन कंसिडर करने वाला जो पहला देश था वो था टर्की। अब टर्की का नाम सुनने के बाद आप तैयब अर्दगान को कोसना शुरू करो, उससे पहले आपको चाहिए कि आप इसका सच जान लें। दरअसल 1948 में जब फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल को एज अ नेशन अनाउंस किया गया तो उस टाइम टर्की में प्रेसिडेंट थे इस्मेत इनोनू। 1949 में इनोनू ही वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने इजराइल को एक नेशन की तरह एक्सेप्ट किया था और टर्की इजराइल को मान्यता देने वाला
पहला मुस्लिम देश बना था। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि आखिर ऐसा क्यों, टर्की को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? तो आपके इस सवाल के जवाब में एक इंसान बड़ा रोल प्ले करता है जिसका नाम है मुस्तफा कमाल अतातुर्क। टर्की के इतिहास के पहले प्रेसिडेंट मुस्तफा कमाल अतातुर्क ऑटोमन एम्पायर के 1922 में खत्म होने के बाद टर्की को एक रिपब्लिक नेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर टर्की के प्रेसिडेंट बनते हैं। और प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले इस्लामिक एथिक्स के खिलाफ इस्लामिक लॉ को खत्म कर देते हैं और यूरोपियन सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। दूसरा काम, टर्की में मौजूद इस्लामिक स्कूल यानी मदरसे को बंद कर देते हैं और यहां भी यूरोपियन सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। तीसरा काम, टर्की के लोग एक टोपी का इस्तेमाल करते थे जिसे फेज कहा जाता था। ऑटोमन एम्पायर में फेज को रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल आइडेंटिटी का सिंबल माना जाता था और 25 नवंबर 1925 को टर्किश पार्लियामेंट में हैट्स लॉ पास किया जाता है और मुस्तफा कमाल अतातुर्क फेस पर भी बैन लगा देते हैं। और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि टर्किश सोसाइटी इस्लामिक कल्चर से बाहर निकले और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करे। इस तरह के कई और एग्जाम्पल भी हैं जिससे यह साफ समझ आता है कि मुस्तफा कमाल का झुकाव इस्लामिक एथिक्स, इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामिक लॉ के कंपैरिजन में वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन सिस्टम की तरफ ज्यादा था। 1923 से लेकर 1938 तक मुस्तफा कमाल अतातुर्क टर्की के प्रेसिडेंट होते हैं और 1935 में उनकी मौत के बाद टर्की के दूसरे प्रेसिडेंट बनते हैं इस्मेत इनोनू। चूंकि मुस्तफा कमाल अतातुर्क का झुकाव यूरोपियन कंट्री की तरफ ज्यादा था, इस वजह से टर्की के डिप्लोमेटिक रिलेशन भी यूरोपियन कंट्री और अमेरिका के साथ अच्छे थे। और ऐसे में जब 1948 में इजराइल बनने के बाद अमेरिका ने इजराइल को मान्यता दी तो टर्की भी अमेरिका को फॉलो करते हुए 1949 में इजराइल को एज अ नेशन एक्सेप्ट कर लेता है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टर्की कोई इस्लामिक कंट्री नहीं हुआ करती थी, हालांकि मुस्लिम मेजॉरिटी जरूर थी, लेकिन इस्लामिक एथिक्स और इस्लामिक रूल को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था और टर्की यूरोपियन कल्चर को फॉलो करने लगा था। इसके बाद टर्किश गवर्नमेंट में कई उतार चढ़ाव आते हैं, मिलिट्री coup भी होता है और इसी बीच टर्किश पॉलिटिक्स में तैयब अर्दगान की एंट्री होती है। तैयब अर्दगान के पॉलिटिकल कैरियर की पूरी कहानी इस वीडियो में मैंने बताई हुई है। ये वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप इसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टॉपिक पर वापस आते हैं और आज की सिचुएशन पर नजर डालते हैं। तो इस टाइम टर्की और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। दोनों देशों के बीच ट्रेड एंड टूरिज्म भी धड़ल्ले से चलता है। यूनाइटेड नेशन कॉमरेड डेटाबेस के अकॉर्डिंग 2022 में टर्की इजराइल को $7.03 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। यह उन चीजों की लिस्ट और वैल्यू है जो टर्की ने इजराइल को साल 2022 में एक्सपोर्ट किए। इसी तरह अमेरिका के साथ टर्की का ट्रेड 2022 में $42 बिलियन का था। ब्रिटेन के साथ टर्की का ट्रेड साल 2019 में 18.5 बिलियन पाउंड का था और ब्रिटेन टर्की का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भी है। टर्की ने ब्रिटेन के साथ एक FTA एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। FTA को एक लाइन में आपको समझाऊं तो FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसे हिंदी में कहा जाता है मुक्त व्यापार संधि। ये दो या दो से ज्यादा देशों के बीच एक समझौता होता है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे जा रहे प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरीज लॉ, सब्सिडीज को सिंप्लीफाई करता है। इसी तरह लगभग उन सभी देशों के साथ टर्की के अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशन है जो इस टाइम खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ खड़े हैं। ऐसे में अगर टर्की इजराइल को लेकर कोई एक्शन लेता भी है तो इजराइल के साथ उसका जो रिलेशन खराब होगा वो होगा ही, साथ ही साथ अदर कंट्री के साथ भी उसके रिलेशन खराब हो सकते हैं। और यही फॉर्मूला सऊदी अरब, UAE और बाकी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री पर भी लागू होता है। अमेरिका के साथ कोई अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता और जो OIC संगठन है उसमें भी 57 देश शामिल है और उनका भी वही ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन फिलिस्तीन को लेकर उनके सपोर्ट के बीच बैरियर बना हुआ है। यही वजह है कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री पैलेस्टीन के सपोर्ट में इजराइल को क्रिटिसाइज तो करती हैं लेकिन कोई स्ट्रांग स्टेप नहीं ले पाती। सभी को अपने अपने हित की लगी हुई है। अब यहां पर सवाल आता है कि अगर अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हो सकता है, यहां तक कि उसे वेपन तक सप्लाई कर सकता है, तो मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं? तो इसका जवाब है हमास। ये हमास नाम इसे वेस्टर्न कंट्री टेररिस्ट ग्रुप मानती है। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री भी हमास और फिलिस्तीन को अलग अलग नजरिए से देखती हैं और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पिछले कुछ दशकों में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट देखे गए हैं उसमें हमास डायरेक्ट इजराइल पर अटैक करता है। और प्रॉब्लम यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट को इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन वॉर न मानकर हमास वर्सेस इजराइल माना जाता है। और यह हमास वर्सेस इजराइल ही वो की पॉइंट है जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री इजराइल की तरफ से किए जा रहे फिलिस्तीनी सिटीजन के जेनोसाइड को क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन
कोई सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि चलो ठीक है, वेपन सपोर्ट नहीं दे सकते, वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो कम से कम उन देशों की ऑयल सप्लाई ही रोक दें जो इजराइल की मदद कर रहे हैं। इससे इजराइल को मिलने वाला सपोर्ट कम हो जाएगा और इजराइल कमजोर पड़ जाएगा। तो आप ये भी जान लें कि 1973 में यह भी हो चुका है। डेट थी 6 अक्टूबर 1973। अरब देश यूनाइट होकर इजराइल पर अटैक करते हैं, जिसे योम किप्पुर वॉर या अक्टूबर वॉर भी कहा जाता है, जिसमें मेनली दो कंट्री इजिप्ट और सीरिया शामिल होती हैं। हमेशा की तरह इस बार भी इजराइल को वेस्टर्न का सपोर्ट मिलता है। अमेरिका इजराइल को $2.2 बिलियन की मदद देता है। अमेरिका जैसी कई और कंट्री इजराइल को अपना सपोर्ट देती हैं, जिसके जवाब में अरब देशों का संगठन ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल प्रोडक्शन कम कर देती हैं। अमेरिका नीदरलैंड जैसी कंट्री पर ऑयल एम्बार्गो इंपोज करती हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस को 70% तक बढ़ा दिया जाता है और वेस्टर्न वर्ल्ड पर इसका इंपैक्ट भी दिखता है। इस टाइम पीरियड में इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिलता है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। कई देशों में तो पेट्रोल की भारी कमी हो जाती है। पेट्रोल पंप पर क्लोज ड्यू टू शॉर्टेज के बोर्ड लग जाते हैं। 1974 आते आते दुनिया में ऑयल की कमी होती है और प्राइस $5 पर बैरल से बढ़कर $25 पर बैरल हो जाता है। अब आप सोच सकते हो, आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ सकता है कि वापस से यही क्यों नहीं किया जाता। तो इसका जवाब है ये 1973 नहीं 2023 है। आज के टाइम पर ऑयल की डिमांड 1973 की ऑयल डिमांड के कंपैरिजन में काफी कम हो गई है। कई अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज मौजूद हैं। ऑयल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो चुकी है। ऐसे में तेल की डिमांड पहले के कंपैरिजन में कम हुई है, लेकिन फिर भी कुछ इंपैक्ट तो डाल ही सकता है। तो इसका जवाब है कोई खास नहीं। कैसे, आइए समझते हैं। 1973 के ऑयल एम्बार्गो के बाद अमेरिका फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR एस्टेब्लिश करता है, जिसका मकसद अचानक से आए ऑयल शॉर्टेज प्रॉब्लम को फेस करना है। SPR अमेरिका के तेजस और लुइजियाना स्टेट में मौजूद है और इसकी टोटल कैपेसिटी 714 मिलियन बैरल की है। SPR दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑयल स्टोरेज सिस्टम है और फ्यूचर में कभी 1973 जैसी सिचुएशन अमेरिका के सामने आती है तो वो अपने रिजर्व ऑयल की मदद से उसे बड़ी आसानी से पार कर जाएगा। ये एक रीजन है। जबकि दूसरी तरफ वही डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशन जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, जिससे अब ऑयल एम्बार्गो जैसा कोई भी फैसला लेना इतना आसान नहीं। यही कुछ वजह है जो अब ना तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री इजराइल के साथ डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होना चाहती हैं और ना ही ऑयल सप्लाई को ठप करना चाहती हैं। ऐसे में उनके पास इजराइल को सिवाय क्रिटिसाइज करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। यह बात मुस्लिम कम्युनिटी को अब समझ लेनी चाहिए कि 2023 है। अब इस्लाम के नाम पर मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट नहीं हो सकते हैं। अब वो टाइम निकल चुका है जब एक औरत की पुकार पर मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज के साथ निकल गए थे। ऐसे में अब ये उम्मीद खत्म कर देनी चाहिए कि दुनिया में अगर कहीं मुस्लिमों के साथ जुल्म होता है, उनका नरसंहार किया जाता है, तो मुस्लिम वर्ल्ड उनके सपोर्ट में आ जाएगा। ऐसा फिलहाल अब तो नहीं होने वाला। मुस्लिम वर्ल्ड सिवाय क्रिटिसाइज और ओरल सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल फिलिस्तीन आपके सामने है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत सही बातें इस वीडियो में बताए गए हैं, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड चारों तरफ से फंसे हुए हैं। अरब कंट्रियाँ, ये यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, हर जगह फंसे हुए हैं। ये लोग बस कंडम करने के लायक हैं। कंडम मतलब एक गवर्नमेंट की तरफ से कंडमेशन आ जाएगा लिस्ट। अभी भी एक न्यूज़ शेयर करूँगा थोड़ी देर में। कतर ने कंडम किया है जो हॉस्पिटल पर बमबारी किया है इसराइल। बस इतना सा कर सकते हैं ये लोग, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। दूसरा क्या कर सकते हैं, अच्छे बड़े बड़े बंगलों में बैठकर गोश्त खा सकते हैं। टीवी देखते हुए, अल जज़ीरा देखते हुए गोश्त खा सकते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। वो लोग जो मर रहे हैं मरते रहेंगे, जो बच जाएंगे उसके बाद वो लोग ज़िंदगी को जीने के लिए भीख मांगेंगे। इस तरह से करके छोड़ेंगे, मगर ये लोग एंजॉय करते रहेंगे। याद रखो, अल्लाह का अज़ाब इनके ऊपर आएगा, उसमें हम भी शामिल होंगे।